नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आप सबको पता है कि कल ही हमारे भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है हमारे देश के बच्चों के लिए। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि ये शिक्षा नीति है क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो वर्तमान शिक्षा नीति लागू है। और आपको बता दें कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था, मतलब 34 साल हो चुके थे, इसको अपडेट की ज़रूरत थी और 21वीं शताब्दी चल रही है। तो इसके अनुसार बच्चों को नई शिक्षा देना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए भारत सरकार एक नई शिक्षा नीति लेके आई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी जो है शंकाएँ हैं कि अब आगे शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी और किस तरीके की होगी। तो हम उन सारी बातों को आज जानेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पता चला है कि उनको ये जो शिक्षा नीति है वो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रही है। तो हम आज इसको पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस शिक्षा नीति के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेना भी ज़रूरी है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये जिस कमेटी ने सुझाव दिया था उसमें कौन कौन से लोग थे, इसमें कितनी मेहनत लगी है और भी सारी बातें उसके बाद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले रही है, मतलब 34 साल पुराने जो नीति थी उसको हटा के और ये नीति लाई गई है। और इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत, मेरा हाईलाइटर उस पर चल रहा है, आप लोग देखिएगा, 6600 ब्लॉक, 6000 ULB और 676 जिले, मतलब लगभग पूरे भारत से 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया था। और MHRD मतलब कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो 2015 से इस पर लगा हुआ था, ताकि सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाला परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। और उन्होंने इसी के आधार पर मंत्रालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। हालांकि उस समय कुछ हो नहीं पाया, लेकिन जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और MyGov इनोवेट पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे आम नागरिक सहित हितधारकों के विचार और सुझाव टिप्पणियों को प्राप्त किया गया। और उसके बाद ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लाया गया। मतलब कुल मिला जुला के इसमें 5 सालों की प्रक्रिया लगी। तो ये इसका एक इतिहास था कि ये शिक्षा नीति कैसे बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए अब जो मुख्य बातें हैं वो जानना स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि पहला जो पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, पहले तो हम सबको संक्षेप में बताते जाएंगे जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि इस शिक्षा नीति में आई हैं, उसके बाद थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। और दूसरा जो पॉइंट है कि नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्ण विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिककरण का लक्ष्य। यहाँ पे जो आपको एक बात जो नहीं समझ में आ रही होगी वो है GER। बहुत सारे लोगों को GER नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने इसीलिए वीडियो को बनाया ताकि जो भी ऐसे वर्ड आ रहे हैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाए। GER का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि आपके देश में कितने पढ़ने योग्य बच्चे हैं और कितने स्कूल जा रहे हैं। एक रेशियो बनता है कि हमारे देश में कितने विद्यार्थी हैं और उनमें से कितने पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को 100% GER मतलब कि रेशियो को जो है 100% किया जाएगा। मतलब कि जितने भी हमारे देश में बच्चे हैं वो सब के सब कॉलेज या स्कूल जाएंगे, इसी लक्ष्य के साथ कि 2030 तक हमारे देश का एक भी बच्चा छूट ना जाए। 2030 तक 100% बच्चे माध्यमिक स्तर तक, कम से कम जो माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा होती है, जो 10 या 12 तक की शिक्षा होती है, उसको प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत सरकार उसको पूरा कर लेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको GER का मतलब समझ में आ गया होगा। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है, इसका मतलब कि आपके देश में कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको आपको 100 करना है। ये भारत सरकार लक्ष्य लेके चल रही है 2030 तक। चलिए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। NEP से आप कंफ्यूज मत होइएगा। NEP यही आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा। तो
ये तो रहा एनईपी से संबंधित। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम। ये बहुत सारे गार्जियन को भी नहीं समझ में आ रहा है और बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या। तो बता दें कि जो 5+3+3+4 है, ये 5 आपका प्री प्राइमरी होगा। प्री प्राइमरी का मतलब कि 3 साल आपका आंगनवाड़ी होगा और 2 साल 1-2 होगा। जो आप स्कूल में बच्चों को 1-2 में भेजते हैं वो आपका ये 1-2 होगा। ये 5 साल उधर आपके होंगे। 3 साल में आपके 3 क्लास, यानी कि 3 और 4 और 5, ये 3 क्लास आपके रहेंगे टोटल। उसके बाद अगला जो 3 साल होगा वो 6, 7, 8 के लिए होगा और जो अगला 4 साल होगा वो 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कि 9, 10, 11, 12। तो आपको समझ में आ गया प्री प्राइमरी मतलब कि आंगनवाड़ी से लेकर आंगनवाड़ी में 3 साल और 1 और 2 जो स्कूल का क्लास होता है, और जो 3 साल ये दिख रहा है वो 3, 4, 5 स्कूल में होगा, और ये जो 3 साल दिख रहा है ये 6, 7, 8, और ये जो 4 साल दिख रहा है 9, 10, 11, 12। मतलब कि बहुत सारे गार्जियन को ये भी कन्फ्यूजन था कि अब कैसे होगा। तो बता दें कि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो 4-4 होंगे। एक तो 3 क्लास में होगा, एक 5 में होगा, एक 8 में होगा और एक 12 में होगा। लेकिन हालांकि 3, 5 और 8 वालों को बोर्ड की तरफ बाहर नहीं जाना होगा, स्कूल में ही उनको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। चलिए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यताओं पर जोर। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं रहेगा। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो दिख रहा है कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, मतलब कि कक्षा 6 से ही आपको जो अब 10 के बाद जो ITI वगैरह में जो शिक्षाएं मिलती थी वो अब कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएंगी, ताकि बच्चे जो हैं अब धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ एक तरीके से स्किल बच्चे निकलेंगे स्कूल से। जो कि 10 या 12 के बाद बच्चे स्कूल से निकलने के बाद स्किल होने की सोचते थे, तो वो हमारी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बच्चे 6 से ही अपने स्किल के बारे में, अपने स्किल को सुधारने के बारे में निर्णय ले सकेंगे। चलिए अपने अगले पेज पे चलते हैं। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। अगर बच्चा चाहेगा तो उसको मातृभाषा में ही पढ़ने को मिलेगा, मतलब उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। कोशिश की जाएगी कि 8वीं तक भी मिल जाए, लेकिन 5वीं तक तो ज़रूरी हो जाएगा कि उसको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ने को मिले। तो ये पॉइंट रहा। चलिए अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं कि समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना है, इस नीति का यही लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में GER का मतलब फिर से बता दे रहे हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। पिछले पेज पे बताया था कि जितने बच्चे आपके देश में हैं और उनमें से कितने स्कूल जाते हैं। तो 2020-35 तक 50% बढ़ाया जाना, और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। मतलब जो उच्च शिक्षा हुआ करती थी, हायर स्टडी, उसमें 3.5 करोड़ नई सीटें आएंगी। और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। मतलब कि जब हम ये केवल अभी तक जो हम विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय पे अभी तक निर्भर रहते थे, इनसे हटकर और भी विषय आएंगे और उनमें विविध विषय होंगे, मतलब बहुत सारे विषय आते चले जाएंगे। चलिए अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। और आप लोग थोड़ा भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि अभी हम इसको पूरा विश्लेषण करेंगे। ये हम आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताते जा रहे हैं कि अभी क्या हमारी सरकार लेके आई है। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन निकास की अनुमति होगी। मतलब कि जब भी चाहे आप नामांकन ले सकते हैं और जब भी चाहे निकास। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको हम अभी आपको विश्लेषण करके बताएंगे। मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और बता दें कि जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, तो आप अगर आप 1 साल भी करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। 2 साल भी करते हैं तो भी मिलेगा और 3 साल भी करते हैं तो भी मिलेगा। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। मतलब कि ये जो आपको 3 साल में आप जब कब निकास लेते हैं, मतलब कि कब आप कॉलेज छोड़ते हैं, तो उस अनुसार आपको किस अनुसार स्कोर दिया जाएगा, उसके लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। तो ये इस पेज की कुछ मुख्य बातें थी। चलिए अपने अगले पेज पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है, अगला पॉइंट कि उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन। विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। महाविद्यालयों को 15 वर्ष में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। मतलब महाविद्यालय जो अभी तक विश्वविद्यालय पर निर्भर हुआ करते थे, उनसे संबद्धता खत्म करके और उनको स्वायत्त बनाया जाएगा, ऑटोनॉमस बना दिया जाएगा उनको। NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी।
अभी हाल ही में आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। एनईपी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। मतलब अब जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इंग्लिश पे ही फोकस नहीं रहेगा और भी बाकी जो बची हुई भाषाएं हैं उन पर भी फोकस करके और बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए अपने अगले पेज पे चलते हैं। तो ये जो अपने अभी तक आपने पीछे देखा कि ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि हमने आपको संक्षेप में बता दिया। अब इसी को थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन में आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि बहुत ज़रूरी बातें जो हैं अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आई हैं। तो चलिए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तर प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित कराने पर जोर देगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। यहाँ पे आप ये बात जो देख लीजिए कि 3, 5 और 8 और 10 और 12, जैसे 10 और 12 में अभी तक ओपन लर्निंग या NIOS चलता था, जो ओपन स्कूल होते थे, वो अब 3, 5, 8 में भी लाया जाएगा। मतलब कि बच्चे घर बैठे ही स्कूल ना जाके भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए, जैसे 10वीं और 12वीं के लिए लेते हैं। अभी तक ये 10वीं और 12वीं के लिए ही ओपन स्कूल था, अब 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए भी लिया जा सकेगा। तो ये कन्फ्यूजन आप आज अपने मन से निकाल दीजिए। ये सबसे बहुत ज़रूरी बात थी जो कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। अब 3री, 5वीं और 8वीं में भी ओपन लर्निंग, जो डिस्टेंस ओपन लर्निंग चलती है क्लासेस, वो चलेंगी 3री, 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए भी। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थान के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, ये टॉपिक है। तो बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हैं स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया जो पाठ्यक्रम है उसको लागू किया जाएगा, जिसमें कि आप सबको दिख रहा होगा कि 3 से 8 साल, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। अब आपको बताते हैं पूरा। ये जो आपको 5 दिख रहा है, इस 5 में 3 साल आंगनवाड़ी है और 2 साल जो है वो 1 और 2 है। तो 2 साल जो है वो स्कूल के लिए है, ये 2 साल आपका स्कूल के लिए है। इस 3 साल में 3, 4 और 5 ये आपका रहेगा इस 3 सालों में। अगले 3 सालों में ये जो आपको 3 साल दिख रहा है, ये 6, 7 और 8 ये इस तरीके से बनाया जाएगा। मतलब आपको 8वीं में जाकर बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, यहाँ पे आपको 5वीं में जाकर बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। और ये जो 4 है वो 9, 10, 11, 12 है। मतलब आपको 10 में भी और 11 मतलब 12 में भी दोनों जगह आपको देनी होगी। तो ये 4 साल में बांट दिया है। तो ये 4 चरणों में बांट दिया, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। और ये जो परीक्षाएं होंगी ये 5 साल वाली और 3 साल वाली और ये 3 साल वाली, मतलब ये जो 3, 5 और 8 ये जो तीनों परीक्षाएं होंगी बोर्ड की, वो करवाएगा तो वो बोर्ड ही, जैसे CBSE में जो बच्चा पढ़ता है उसको CBSE ही करवाएगा, या जो स्टेट बोर्ड में पढ़ता है उसको स्टेट बोर्ड ही करवाएगा, लेकिन वो स्कूल में करवाएगा। बस अंतर इतना होगा। और जो 10-12 की परीक्षाएँ होती हैं वो अलग अलग सेंटर बदल के भी हो सकती हैं। तो कुल मिला जुला के अब बच्चों को अपने जीवन भर में, मतलब स्कूलिंग के पीरियड में 5 परीक्षाएँ बोर्ड की देनी होंगी, 3 स्कूल में और 2 बाहर जाके। और इस तरीके से प्री स्कूलिंग मतलब कि आंगनवाड़ी जो है 3 साल के लिए और 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो बात है ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, वो हमने समझा दिया आपको। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। NCERT 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, आप
लेजर ले जाके दिखाते हैं। और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे, जिसमें ईसीसीई शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ईसीसीई की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इतने सारे मंत्रालय मिलकर बच्चों के विकास के लिए काम करेंगे। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार लाया जाएगा। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य ये होगा कि 21वीं शताब्दी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा। मतलब जो अभी तक आपको सैद्धांतिक जानकारी दी जा रही थी, उसके बदले में आपको मतलब स्किल्ड और प्रैक्टिकल जानकारियाँ ज़्यादातर दी जाएंगी, ताकि आप आगे चल के बहुत जो बच्चे हैं वो अपने ज़िंदगी में, जो बच्चे 10 या 12 के बाद जाके निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है, अपने स्किल को कैसे सुधारना है, वो क्लास 6 से ही अपना निर्णय ले सकेंगे। और विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। मतलब अभी तक जो कला और विज्ञान के बीच में कठोरता रहती थी सख्त रूप से, वो सारे नियम अब ख़त्म कर दिए जाएंगे। और अब उसमें व्यावसायिक और शैक्षणिक, मतलब कि जो बच्चा जैसे चाहे वो पढ़ सकता है, चाहे वो व्यावसायिक कोर्स भी ले सकता है, चाहे वो विज्ञान भी ले सकता है। एक ही, जैसे कोई विज्ञान का बच्चा है तो वो व्यावसायिक भी पढ़ सकता है साथ में लेकर, चाहे तो कोई शैक्षणिक विषय भी लेकर पढ़ सकता है। और कोई कला का बच्चा है तो वो भी व्यावसायिक विषय लेकर पढ़ सकता है। तो ये इस बात का मतलब है, स्कूल में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और उससे इंटर्नशिप शामिल होगी। जो इंटर्नशिप अभी तक 10 और 12 के बाद होती थी, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल कराने बाहर लेके जाया जाता था, वो अब 6ठवें से ही लेके जाया जाएगा। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NSFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। तो कुल मिला जुला के आपके बच्चे जो हैं वो क्लास 6 से ही स्किल्ड हो जाएंगे और 10 और 12 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि तब तक वो बच्चे और भी विकसित हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो बातें 10 और 12 में पता चलती हैं वो थोड़ी थोड़ी करके उनके दिमाग में 6 से ही डाल दी जाएंगी। और इस तरीके से आगे जाके जब वो दुनिया में खड़े होंगे तो उनके लिए दुनिया आसान हो जाएगी। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि हम अपने अगले टॉपिक पे आ चुके हैं, बहुभाषावाद और भाषा की ताकत। मतलब इस नीति के तहत कम से कम क्लास 5 तक, और अच्छा होगा कि 8 तक या उससे आगे भी उसके मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही उसका जो शिक्षा का माध्यम है वो रखा जाए। यानी कि अब जो इंग्लिश वाली बाध्यता थी वो नहीं रहेगी। बच्चा जिस भी भाषा में, चाहे मतलब क्षेत्रीय भाषा हो या फिर उसके मातृभाषा में, उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी। और ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर बच्चा संस्कृत लेना चाहे, यहाँ पे आप देखिए कि विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों में और उच्च शिक्षा में भी, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा में पहले संस्कृत नहीं हुआ करता था, अब उच्च शिक्षा में भी संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। और त्रिभाषा फॉर्मूले में भी यही विकल्प शामिल होंगे। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई भी भाषा उसके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। और भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको भारत की भाषाओं के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो नहीं जान पाता था। एक न एक परियोजना या गतिविधि में, किसी न किसी एक्टिविटी में उसको भाग लेना ही पड़ेगा, तब वो अपने भाषा के बारे में जान पाएगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा, लेकिन विकल्प के रूप में भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। और बधिर विद्यार्थियों द्वारा, जो गूंगे और बधिर विद्यार्थी होते हैं, उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। तो ये बहुभाषावाद और भाषा की जो ताकत है वो अपग्रेड की जाएगी। और जो इंग्लिश में अभी तक सारी बंदिशें थी कि इंग्लिश ही केवल आपको लेके चलना है, वो सब खत्म किया जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हम अपने अगले टॉपिक पे आ चुके हैं, आकलन में सुधार, यानी कि NEP 2020 में। NEP का मतलब फिर से वही बता दे रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। मतलब अभी तक जो हम लोग सैद्धांतिक तरीके अपनाते आए थे उससे हट के अब प्रैक्टिकल तरीके अपनाए जाएंगे, जो कि उनको आकलन उनका किया जाएगा कि बच्चे अब किस तरीके से विकसित हो रहे हैं, और जो योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास रखने को बढ़ावा देता है। और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं तो देंगे, लेकिन वो परीक्षाएं उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। यही हम आपको बात बताना चाहते थे
कि 3, 5 और 8वीं में भी बोर्ड तो बन गया है, लेकिन वो बोर्ड उनके स्कूल में ही होगा। और जैसे कि वो सीबीएसई बोर्ड होगा तो सीबीएसई बोर्ड, और स्टेट बोर्ड होगा तो वो स्टेट बोर्ड उनके स्कूल में ही आके करवाएंगे। मतलब जो स्कूल प्रशासन है वो परीक्षा नहीं करवाएगा, जो बोर्ड है वो परीक्षा संचालित करवाएगा। एक तरीके से ये बोर्ड ही होगा और होम सेंटर होगा। और 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं स्वतः जारी रखी जाएंगी, जैसे कि पहले जारी रखी जाती थी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी ढील दी जाएगी पहले से तैयारी करने के लिए। लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा और एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये तय करेगा कि कौन सा परीक्षा कैसे करवाना है और उनकी जो योग्यताएं हैं और वो उनमें क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी चीज़ें यही तय करेगा। तो ये आप यहाँ से कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि अब जो टोटल बच्चों को टोटल 5 बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, 3, 5, 8 और 10 और 12, ये 5 परीक्षाएं देनी है। 3, 5, 8 वाली स्कूल में ही होंगी और 10 और 12 की यथावत चलती रहेंगी। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये शिक्षक को लेकर बना होगा, मतलब शिक्षक को एक पारदर्शी तरीके से और प्रभावकारी तरीके से भर्ती किया जाएगा। उनकी जो प्रक्रिया होगी, उनकी प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाई जाएगी और उनकी जो पदोन्नति होगी जो योग्यता आधारित होगी, जिसमें कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। यानी कि अगर जो शिक्षक कार्य प्रदर्शन अपना अच्छा करता है तो उसको जल्द ही प्रमोशन मिलेगा, और उनके मुकाबले जो कि नहीं अपना कार्य प्रदर्शन अच्छा कर पाते हैं उनको नहीं मिलेगा। अब इससे ये नहीं होगा कि उम्र पे नहीं आधारित होगा कि आप इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श करेगी। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। उच्चतर शिक्षा 2035 तक जीईआर हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, ग्रॉस इंस्टॉलमेंट रेशियो होता है। ये वो अनुपात होता है जो कि आपके देश में कितने बच्चे मौजूद हैं और उनके मुकाबले कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये वो रेशियो होता है। तो उसको बढ़ाकर 50% तक करना है 2035 तक, और धीरे धीरे इसको 100% तक ले जाना है। एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को, यही जो जीईआर है इसी को सकल नामांकन अनुपात बोला है, को 26.3% से बढ़ाकर, अभी फिलहाल में ये जो है दिख रहा है आपको, मेरा हाईलाइटर चल रहा है उस पर, अभी फिलहाल में इसको 26.3 ये चल रहा है, और इसको बढ़ा के 2035 तक 50% करना है। और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 35 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, माफ़ करिएगा 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। समग्र बहुविषयक शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उच्चतर शिक्षा वालों के लिए। अब ये वीडियो जो कि अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे जो देख रहे होंगे या जो ग्रेजुएट वाले बच्चे जो देख रहे होंगे, उनको ये टॉपिक देखना बहुत ज़रूरी है कि अब उनके कॉलेज प्रोसेस में क्या बदलाव किया गया है। तो नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन और व्यावसायिक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लाया गया है। और उपयुक्त प्रमाणन, मतलब अभी तक आप देखते थे कि 3 साल पे ही प्रमाणन होता था, अब ये उपयुक्त प्रमाणन, जैसे कि 1 साल अगर आपने किया तो उसी दौरान आपको प्रमाण मिल जाएगा, 2 साल किया तो उस वक्त मिल जाएगा, 3 साल किया तो भी मिल जाएगा। और अब जो है ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस होते थे जो ग्रेजुएशन वाले, वो 3 या 4 वर्ष के होंगे। 3 वर्ष वो जो कि ग्रेजुएशन, और 4 वर्ष मतलब शोध के साथ स्नातक। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है इस कॉलेज वाले सिस्टम में। ये बदलाव हुआ है कि अगर आप 1 वर्ष के बाद ही कॉलेज छोड़ते हैं तो आपका साल बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो कि 1 साल वैसे भी अगर आप कहीं डिप्लोमा करने जाते हैं तो डिप्लोमा या आईटीआई, तो वहाँ से वो जो सर्टिफिकेट मिलता है उस तरीके का सर्टिफिकेट आपको 1 साल बाद मिल जाएगा। और अगर आप 2 वर्ष बाद उस ग्रेजुएशन को छोड़ते हैं बीच में ही अधूरा, तो आपको एडवांस डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप 3 वर्ष, तो 3 वर्ष तो कंप्लीट ही माना जाता है, अगर 3 वर्ष बाद करते हैं तो स्नातक की डिग्री। कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होगा किसी कारणवश। बहुत बच्चों के बहुत सारे कारण होते हैं, तो अगर किसी कारणवश उसका 1 वर्ष या 2 वर्ष का पढ़ाई छूटता है तो उसको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। और इसमें एक और नया जो चेंजिंग लाया गया है कि 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक, मतलब 4 वर्ष वाला अगर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली एमए 1 साल में ही करना होगा। कहने का मतलब जो एमए 2 साल हुआ करता था वो अब एमए 1 साल का हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष में 1 साल इसके साथ ही हो जाएगा। और बिना एमफिल के आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक एमफिल करना पड़ता था,
तो पीएचडी में एडमिशन लेता था, लेकिन अब 4 वर्ष अगर जो स्नातक लेता है तो उसको एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। तो विभिन्न HEI से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अब हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये ऐसी बैंक होगी जो कि अंतिम डिग्री जो आपको मिलेगी वो गणना करेगा। जैसे किसी जो बच्चा 1 साल पे छोड़ा है या 2 साल पे छोड़ा है या 3 साल पे छोड़ा है, सबको मिला के गणना करेगा कि उनका जो परसेंटेज है वो कितने क्रेडिट पॉइंट पे आता है। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जो कि IIT और IIM के तहत तरीके से ही चलेंगे, लेकिन उनमें जो विषय होगा कुछ और होगा। और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, जो कि कॉलेज को बच्चों को सुननी चाहिए कि उनका 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष कभी भी बेकार नहीं जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के लिए साधन संपन्न गतिशील बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। और विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी, जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त शासित डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ही विश्वविद्यालय से जो अनुसंधान वाले विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उच्च संस्थान वाले, उनसे शिक्षण संस्थानों को भी जोड़ दिया जाएगा, उन विश्वविद्यालयों को भी जोड़ दिया जाएगा जो कि केवल शिक्षण विषय चलाते हैं। जैसे कि बहुत सारे विषय हो जाते हैं, तो उन सारे चीज़ों को कनेक्ट कर दिया जाएगा आपस में। मतलब कोई भी विश्वविद्यालय कोई भी सब्जेक्ट चला सकता है। और महाविद्यालय की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि महाविद्यालय किसी भी विश्वविद्यालय पे निर्भर नहीं रहेंगे, वो खुद स्वायत्त बन जाएंगे, स्वायत्तता हासिल कर लेंगे और वो सारा काम अपना खुद ही कर पाएंगे। उनको किसी भी विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये महाविद्यालयों के लिए सबसे बड़ा चेंज है कि जैसे कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय होता है, उससे संबंधित होता है, तो संबद्धता खत्म कर दी जाएगी और वो महाविद्यालय खुद में स्वायत्त बन जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अध्यापक शिक्षण। NCERT के परामर्श से NCT के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता जो है वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री हो जाएगी। मतलब अभी तो नहीं, लेकिन 2030 तक आपको 4 वर्ष इंटीग्रेटेड मतलब BEd विथ ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन साथ साथ चलेगा BEd के, वो 4 वर्षीय होता है, वो आपको करना पड़ेगा। उसी के तहत आपको नौकरी मिल पाएगी शिक्षक में। शिक्षक के तौर पे आपकी भर्ती तभी हो पाएगी जब आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री करेंगे। अभी नहीं, ये 2030 तक की बात है कि धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाएगा और गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि गुणवत्ता विहीन है। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। परामर्श मिशन। एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा, जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे, जो कि विश्वविद्यालय कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। एक मतलब ये एक ऐसा मिशन होगा, ये एक ऐसा सलाह मिशन, राष्ट्रीय सलाह मिशन स्थापित किया जाएगा जिसमें जो रिटायर हो चुके हैं, जो वरिष्ठ हो चुके हैं, उन सारे प्रोफेसर्स को, टीचर को यहाँ पे ले आके और उनसे सलाह मशवरे लिए जाएगा कि कैसे विश्वविद्यालय या कॉलेज में व्यावसायिक जो शिक्षाएं हैं उनको आगे तक बढ़ाया जाए। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अगला टॉपिक आ चुका है ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा। तो अभी जैसा कि आप सबने देखा कि कोरोना का जो दौर चल रहा है, उस दौरान कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं खुला है, तो उसी के लिए ये जो टॉपिक है ये कवर किया गया है शिक्षा नीति में, ताकि कभी भी वो बच्चे जो कि स्कूल ना जा पाते हो या उनके पास वो संसाधन ना हो जो कि पढ़ने के लिए ज़रूरी हो, तो उसके लिए MHRD मिनिस्ट्री ने डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी, जो कि ये निर्धारित करेगा कि जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते या जिनको ऑफलाइन शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से प्रदान की जाएगी और वो शिक्षा गुणवत्तापूर्वक कैसे होगी, इसके लिए ये जो मंत्रालय है वो काम करेगा। और साथ साथ एक और बात बताते चले कि अब जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के लिए लिया गया है कदम। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए NEP द्वारा पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड
इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे कि इन सारे संस्थानों में भारतीय भाषाएं या मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाएगा। और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। और हमारे देश में परिसर को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो विश्व रैंकिंग विश्वविद्यालय हैं वो हमारे देश में आकर परिसर खोल सकते हैं और अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरीके से शिक्षा का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। मतलब कि हमारे यहाँ के बच्चे यहीं पे बैठे बैठे किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे और उनमें पढ़ पाएंगे। वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आके अपना एक ब्रांच खोलेंगे। तो ये इसलिए किया जाएगा और भारतीय भाषाओं को इसमें ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा। सभी व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानून और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन सारे विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी या फिर इन विश्वविद्यालयों की मदद से और विश्वविद्यालयों में जो कि शिक्षण विश्वविद्यालय हैं उनमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक तरीके से दोनों जो हैं आपस में कनेक्टेड होंगे और हर संस्थान को, इस नीति का एक ही मेन उद्देश्य है कि हर संस्थान को बहुविषयक संस्थान बनना होगा। चाहे वो व्यावसायिक विश्वविद्यालय हो या ना हो, हर संस्थान को बहुविषयक संस्थान बनना होगा भारत देश में। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। वित्त पोषण शिक्षा। शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो जाए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़िलहाल में कितना है, तो हम बता दें आपको कि फ़िलहाल में 3% जो है वो जीडीपी है। भारत के जीडीपी में शिक्षा का जो योगदान है वो 3% है। ये आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी और इसी को बढ़ा के 6% करना है। तो इसीलिए भारत सरकार ये नीति के तहत काम करेगी कि जल्दी से जल्दी जो योगदान है वो जीडीपी में शिक्षा का 6% हो जाए। और इसके लिए भारत सरकार आगे की तरफ बहुत सारे कार्यों को करेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये हमने आपको अभी भी जो बातें बताई ये इन्हीं सब बातों पे आधारित है। तो इसी के साथ हम कहेंगे कि अब हमारा जो देश है वो बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और हम अब 21वीं शताब्दी की तरफ आगे जाएंगे और वो ही भाषा पढ़ पाएंगे जो कि हमारे बच्चों को समझ में आती है। ज़बरदस्ती उनके ऊपर अंग्रेजी या कोई और भाषा जो कि उनको ना समझ में आती हो नहीं थोपी जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे आज्ञा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।